नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, और साथ ही हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और गोल्ड का मार्केट रफ्तार में है। आज शुरुआती दौर में जब इनफैक्ट हमारी बात हो रही थी सुबह 11:30 बजे, तब गोल्ड का मार्केट दबाव में था, नीचे था, लेकिन तब भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको कहा था कि आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। उसके बाद आप देखिए गोल्ड के मार्केट में क्या हुआ। उसके बाद बाजार में तेजी आई और आज इंट्राडे में 49,150 की ऊंचाई को गोल्ड ने छुआ है और अभी भी मार्केट करीब 200 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। करीब 200 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, 49,000 के ऊपर। चांदी में भी तेजी लौट आई है। चांदी का मार्केट भी याद कीजिए सुबह दबाव में था, लेकिन उसके बाद चांदी में भी बाइंग लौटी है और इसकी संभावना सबसे पहले एक्सपर्ट ने जी बिजनेस पर जताई थी 51,390। ये चांदी का ताजा भाव है, करीब 300 रुपए की मजबूती है। तो मेरा पहला सवाल प्रियांक आपसे होगा कि गोल्ड और सिल्वर में जो अभी हम तेजी देख रहे हैं, अब अभी करीब 6 घंटे का ट्रेड बचा है। इन 6 घंटों में ये तेजी और बढ़ेगी या मार्केट यहां रुका रहेगा या गिर जाएगा, क्या होगा? गुड इवनिंग। ओवरऑल ट्रेंड जो दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर में, दोनों ही काउंटर्स मजबूत है और मोमेंटम भी है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ट्रेंड अपसाइड का दिखता है। कल हमने देखा कि एक गिरावट आई थी गोल्ड में और सिल्वर में लेट ड्यूरिंग द सेशन, बट ऑन द लोअर लेवल से काफी अच्छे सपोर्ट्स इमर्ज हुए हैं और फिर से एक रैली देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए गोइंग इनटू द इवनिंग सेशन ऑल्सो। अभी 49,000 के आसपास गोल्ड के भाव ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो इंट्राडे लोज लगे हैं 48,800 825 के आसपास, तो 800 से लेकर 700 मुझे लगता है कि ये सपोर्ट होने चाहिए और 49,200 से लेकर 49,350 ऑन द हायर साइड गोल्ड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में भी 50,900 50,700 ये सपोर्ट्स इंट्राडे में रहेंगे। वो अगर होल्ड होते हैं तो एक रैली ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 51,600 51,800 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अजय जी, आपका क्या व्यू है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? यहां पर बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास कोई अगर सिर्फ आज शाम के लिहाज से ट्रेड करना चाहे तो उनको क्या ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड में और सिल्वर में? गुड इवनिंग मितिया। देखिए ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म बात करते हैं तो पहले भी कहा था कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही तेज रहेंगे, बट जिस ढंग से हमने कल के सेशन में भी एक नया हाई लगने के बाद फिर से प्राइजेस में एक बड़ा दबाव आया, तो कहीं ना कहीं कंसर्न जो बन रहा है वो दो फैक्टर, एक फ्राइडे फैक्टर है। जनरली हम देखते हैं कोई भी कमोडिटी में मंडे टू थर्सडे अगर तेजी रहती है तो एक उम्मीद रहती है फ्राइडे को दिन प्रॉफिट बुकिंग रहे। और साथ में हमने देखा कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन की जो बातें हैं वो कंटिन्यू काफी स्ट्रांगली मूव हो रही। कल भी हमने देखा जैसे ही मेडोरा की एक अपडेट आई थी कि हम वैक्सीन के फाइनल ट्रायल में जा रहे हैं, इमीडिएटली हमने देखा पूरे ही मार्केट में एक बड़ा फॉल आ गया। साथ में डोनाल्ड ट्रंप के भी ट्वीट आए कि जल्द हम मेडिसिन ला सकते हैं। तो आई थिंक अभी जो हायर लेवल्स पे थोड़ा बाइंग करना, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। नो डाउट एक तरफ हम कोविड-19 के केसेस के सेकंड वेव भी देख रहे हैं, लॉकडाउन फिर से बढ़ रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पिछले 2-3 दिनों में हमने देखे वैक्सीनेशन की जो टॉक है वो बहुत ज़्यादा ईगरली है। तो आई थिंक करंट मार्केट में थोड़ा वेट कीजिए। कल भी हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम गोल्ड 200-250 तक जाता है, वहाँ से जो स्ट्रेंथ है वो टूट रही है और टेक्निकली भी ओवरबॉट है। तो आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए। गोल्ड हमें लगता है कि जो 49 200-250 मिलता है वहाँ पे हमें बेच के चलना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है
गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि आपको अभी इसमें करना क्या है और किस तरह का ट्रेड लेना आपके लिए ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं, चूंकि गोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर आई है और खबर यह है कि घरेलू रिफाइनर्स को बढ़ावा देने के लिए एनएसई ने एक बड़ा कदम उठाया है और घरेलू रिफाइनर्स का गोल्ड बार भी अब एनएसई लेगा, जिसका इस्तेमाल गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट के लिए होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रवि वाराणसी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपको पहले तो बधाई कि आपने घरेलू रिफाइनर्स की चिंता की और ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। लेकिन मेरा एक सवाल ये होगा जिससे तस्वीर कुछ और साफ हो जाएगी कि इससे पहले जो LBMA है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, उसकी जो मंजूरी प्राप्त रिफाइनर्स हैं उनका गोल्ड का इस्तेमाल होता था। अब आपने एक अलग स्टैंडर्ड तय किया है NRS NSE रिफाइनर स्टैंडर्ड। तो इसके जो पैरामीटर हैं क्या वो LBMA के पैरामीटर के मुताबिक ही हैं या LBMA से आपने ज्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखी है, सख्ती रखी है या उससे कुछ कम है, क्या है? एक्चुअली धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो भी स्टैंडर्ड है वो हम अपनाया है। ब्यूरो BIS का स्टैंडर्ड है ये, वो LBMA स्टैंडर्ड के एग्जैक्टली सेम है और थोड़ा सख्त भी है LBMA स्टैंडर्ड से। तो वो स्टैंडर्ड हम ले लिया है और उसके ऊपर हम OECD कंट्रीज का जो सोर्सिंग गाइडलाइंस होता है वो भी हम इंकॉर्पोरेट किया है। तो हमारा स्टैंडर्ड जो BIS का और OECD का सोर्सिंग गाइडलाइंस दोनों मिला के LBMA से बराबर है और कई जगह थोड़ा ज्यादा भी है। तो हमारा इंडियन रिफाइनर्स का ये अच्छा एक मौका मिल जाएगा उन लोगों का सोना का बात को एक्सचेंज के ऊपर डिलीवर करने के लिए। अच्छा, ठीक है। एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि आप मतलब NSE सिर्फ अब NSE रिफाइनर स्टैंडर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे या LBMA का भी इस्तेमाल करते रहेंगे? दोनों रहेगा। LBMA का जो भी है ऑलरेडी एक रिफाइनर है इंडिया में, वो रहेगा ऐसा ही। उसके ऊपर इंडियन रिफाइनर्स का भी हम अभी बाकी इंडियन रिफाइनर्स जो BIS स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड का मुताबिक गोल्ड को प्रोड्यूस करेंगे उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि एक ट्रेडर के लिए इस खबर में क्या है। मान लीजिए जो गोल्ड का ट्रेड करता है एक्सचेंज के ऊपर और डिलीवरी लेता है, उनको LBMA के जरिए जो या उनसे जो सर्टिफाइड होता था वहां से जो डिलीवरी मिलती थी और अब जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक डिलीवरी मिलेगी, उनके ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा? उनको किसमें ज्यादा फायदा है? अभी जो भी रिफाइनर्स से गोल्ड इंडिया में खरीद रहा था पहले, वो सब बाहर एक्सचेंज से बाहर थे। वो उन लोगों का पूरा धंधा एक्सचेंज से बाहर होता था क्योंकि वो गोल्ड एक्सचेंज में नहीं आता था। अभी पूरा वो इकोसिस्टम जो भी है वो तो एक्सचेंज में आ जाएगा। जो लोग इंडियन रिफाइनर से गोल्ड खरीद रहे हैं वो लोग भी अभी एक्सचेंज में आके काम करना चालू करेगा। ये लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा। लिक्विडिटी इंक्रीज होगा तो फाइनेंशियल प्लेयर जो भी है उन लोगों को भी अच्छा रहेगा क्योंकि प्राइस डिस्कवरी बहुत टाइट होएगा एंड वो तो पूरा सिस्टम का चेंज होने का चांसेस है इसमें। इंडियन रिफाइनर जो कि अभी तक इसमें नहीं कर रहे थे वो पूरा बाहर एक्सचेंज से बाहर थे, वो सब पूरा इकोसिस्टम एक्सचेंज पे आ जाएगा। वो सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी इंक्रीज का चांसेस है। ओके। गोल्ड की क्वालिटी पर कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? 995 और 999 जो भी है एग्जैक्ट सेम रहेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जैक्टली सेम रहेगा क्योंकि पहले भी हमारा 995 का था, वो रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं वाराणसी जी कि आपने इसे शुरू किया है, जो आपके एक्सचेंज का गोल्ड का वॉल्यूम है जो ट्रेड होता है या फिर जो डिलीवरी में जाता है और जो बाकी एक्सचेंज में होता है, क्या उसको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, क्या हमारे पास पर्याप्त रिफाइनर्स मौजूद हैं कि उस डिमांड को फुलफिल कर पाए और एक्सचेंज में पूरी डिलीवरी लगा पाए? इतना बंदोबस्त है अभी हमारे पास? हाँ जी, क्योंकि अभी तक ज्यादा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है
अभी इंडिया में इतना गोल्ड है, एवरी ईयर हम ऑलमोस्ट 800 टन का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और इंटरनल जो भी रिसाइकलिंग हो सकेगा ओवर ए पीरियड, रिसाइकलिंग विल पॉसिबली रिड्यूस द इंपोर्ट आल्सो। तो इंडिया गोल्ड का हम बढ़ावा देंगे तो रिसाइकलिंग का इम्प्रूवमेंट होगा, वो इम्प्रूवमेंट होगा तो ओवर ए पीरियड शायद इंपोर्ट भी कम हो सकता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी असर पड़ सकता है आगे जाके। तो इमीडिएट इम्पैक्ट विल बी जो इंटरनल लोकल गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो लोग इसको इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। तो ओवर ए पीरियड बहुत बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए ओवरऑल अच्छा बन सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आखिरी सवाल आपसे, क्या इसको लेकर के अब आप अपना डिलीवरी सेंटर भी बढ़ाएंगे? ऑलरेडी हमारा 4 डिलीवरी सेंटर है, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई, और देखेंगे इससे अभी नया रिफाइनर जुड़ रहा है हमसे, उसका मुताबिक डिलीवरी सेंटर इंक्रीज करना है तो जरूर इंक्रीज करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि वाराणसी जी इस महत्वपूर्ण खबर पर बातचीत करने के लिए। तो एक नई पहल हुई है एनएससी की तरफ से गोल्ड डिलीवरी को लेकर के। अब जो एनएससी का रिफाइनर स्टैंडर्ड होगा उसको लॉन्च किया है। इससे पहले एलबीएमए का स्टैंडर्ड यहां पर इंप्लीमेंट होता था, लागू होता था, और लेकिन अब एक नया स्टैंडर्ड आया है और जिसका इस्तेमाल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट में होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट बिल्कुल दायरे में है, सुस्त है, कहीं से कोई तेजी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रियांक उपाध्याय जी, क्रूड में अब किस तरह का ट्रेड लिया जाए? देखिए, कल हमने देखा कि क्रूड में हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखा और भाव 2900 के आसपास आए, जो 3000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। अभी मुझे लगता है कि जब तक मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रियांक, अजय जी आप बताएं कि क्रूड में क्या ट्रेड लिया जाए अभी? मिर्जा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा क्रूड में मल्टीपल ऑफ टाइम 3100 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट 2 दिन हमने देखा कि 3060-70 तक जाता है फिर तोड़ता है। कल का जो गिरावट है वो काफी इंपॉर्टेंट था और जिस ढंग से प्राइसेस 3000 का लेवल तोड़ चुका है, हमारी उम्मीद है कि 2960 के अगर बाउंस पे भी मिले तो बेच के चलिए। ओवरऑल काउंटर वीक है, जो नीचे में 2880 से लेकर ऑलमोस्ट 2820 तक का लेवल मिल जाएगा। जिस ढंग से हमने देखा है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ रहा है, डिमांड कंसर्न कंटिन्यू है। मुझे लगता है कि अब ब्रेकआउट नीचे का आ चुका है। WTI भी इस वक्त 40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है, तो क्रूड में बेच के चलना चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है नरोत्तम का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। पूछिए नरोत्तम जी। जी, मैंने नेचुरल गैस की 2 लॉट 136 में खरीदी थी, उसमें क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में अभी अजय जी क्या करना चाहिए? बाइंग में बने रहना ठीक है या अभी तेजी की उम्मीद नहीं है इसलिए निकल जाए, क्या करें? देखिए, नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते हमने देखा था कुछ यूएस के प्रोड्यूसर जिन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की थी, जिसके बाद हमने प्राइसेस में एक काफी बड़ी तेजी देखी और 145 तक का लेवल हमने आते हुए देखा। कल इन्वेंट्री का डेटा के बाद हमने एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा है, तो आई थिंक थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है, बट आई थिंक 130-31 का लेवल काफी अच्छा है। यहाँ से वापस प्राइसेस में बाउंस रहेगा, तो बेटर है इनको 128 के स्टॉप लॉस से मेंटेन रखिए। अपसाइड में मुझे लगता है फिर से प्राइसेस 138 तक का लेवल दिखा देगी मंडे तक। ठीक है, अगला सवाल है राधा गुप्ता का, सतना मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूछिए। सर, मुझे ये जानना था, यदि मैं मतलब करंट प्राइस से गोल्ड और सिल्वर खरीदती हूँ तो क्या मुझे लॉन्ग टर्म यानी नेक्स्ट ईयर तक के लिए सही रहेगा कि नहीं? मतलब कहाँ तक जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक भाव? लॉन्ग टर्म के लिए, ओके, नेक्स्ट ईयर तक के लिए आप जानना चाहते हैं कि गोल्ड सिल्वर अभी खरीदना चाहिए या नहीं। बताइए प्रियांक जी, लंबे समय के लिए क्या सोना और चांदी खरीदना अभी ठीक है, 1 साल का अगर ध्यान रखा जाए? देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह का शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ने शिखर देखा है, तो एक पुरस्कार अगर आती है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी लॉन्ग की तरफ ही दिखता है, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए ऑन द लोअर लेवल्स।
मे बी अराउंड 48,000 ठीक है 47,000 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल से रहेंगे। और silver में अराउंड 50,500 ठीक है ठीक है 50,000 के आसपास ये अच्छे लेवल से रहेंगे बाई करने के लिए। ओके ठीक है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि लेना चाहिए गोल्ड और सिल्वर, और सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि लंबे समय के लिए आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए। ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा। तो अगले 1 साल के लिए गोल्ड में 55-56 हजार के टारगेट दिए जा रहे हैं, उससे ऊपर भी भाव जा सकता है। चांदी में भी 60 हजार से ऊपर का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्री मार्केट में अजय जी नेक्स्ट वीक कहां पर नजर रखनी चाहिए, कहां पर ज्यादा एक्शन की उम्मीद की जाए? मुझे लगता है एग्री में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जिस ढंग से हमने मानसून का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा देखा है और खरीफ की सोइंग काफ़ी साउंड हुई है। तो सबसे पहली कमोडिटी मुझे लगता है सोयाबीन। सोयाबीन में हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन इस बार काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 3900 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। डिमांड भी एज ऑफ नाउ कोई पिकअप नहीं कर पा रही। तो आई थिंक थोड़ा भी अगर 37, 70, 80 तक का भी बाउंस मिलता है तो सोयाबीन में बेच के चलिए। ओवरऑल हमें लगता है इमीडिएट टारगेट तो 3600 तक का ही है। अगर हम लोग अगले 2 महीने की बात करें तो प्राइजेस 3200 तक के भी लेवल दिखा देगा। वहीं मसालों के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर देखा है मार्केट में, बट मसालों के अंदर हल्दी और धनिया ये दोनों काउंटर मुझे लगता है काफी स्ट्रांग रहेंगे। हल्दी में हमने देखा कि करीबन 10-12% का इस बार स्विंग में ड्रॉप रहेगा, बट 5900 के ऊपर अगर प्राइजेस निकले तो एक बड़ा ब्रेकआउट देगा। अदरवाइज मार्केट एक रेंज में ही है। एक्सपोर्ट डिमांड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, जिस ढंग से कुछ जगह पे हमने इनिशियली लॉकडाउन अनलॉकडाउन होते हुए देखा है। ओवरऑल एग्री के अंदर चाइना भी एक अच्छा काउंटर है, बट नेफेड की जो सेलिंग है ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न है। बट आई थिंक अगर अगस्त वायदे की बात करें 4100 पे चाइना ले सकते हैं। और एक लास्ट कमोडिटी रहेगी मस्टर्ड, जो पिछले 2-3 महीनों में काफी शानदार रिटर्न दिया है। अभी भी हमें लगता है काउंटर काफी साउंड है, जो ऊपर में करीबन 5000 तक का भी लेवल दिखा सकती है। ठीक है, अगला सवाल है फरहान का, कानपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए फरहान। सर मैं फरहान बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल मेहता पे है। मैं अजय केजा सर से जानना चाहता हूँ कि सर इसका बॉटम कहाँ पर बनेगा मेहता का, और मैं किस भाव पर लूँ कम से कम दिसंबर तक के लिए चाहिए। किस कमोडिटी में? मेंथा ऑयल का बॉटम कहाँ पे बनेगा, और इसमें दिसंबर तक किस भाव पर खरीदना चाहिए? ठीक है, मेंथा का बॉटम कहां बनेगा और दिसंबर तक क्या भाव दिख जाएगा, बताइए अजय जी। देखिए, इस बार का क्रॉप साइज है वो करीबन 55-56 हजार के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, जिसके चलते हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्राइजेस करीबन 800 850 तक का भी लेवल दिखा सकता था। इनिशियली हमने प्राइजेस में दबाव देखा, जो प्राइजेस 900 का एक बॉटम बन गया। तो आई थिंक अगर 800 825 का लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहां से हम बहुत अच्छे बाउंस देखते हैं। बट अगर रैली मिस नहीं हो उसके चलते अगर हम लोग करंट मार्केट में भी करीबन 950 के आसपास भी अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर स्कैटर बाइंग करे तो हमें लगता है नवंबर दिसंबर तक प्राइजेस फिर से 1200 1250 तक का लेवल दिखा देंगे। नो डाउट अभी इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा नहीं है, पर जिस ढंग से अनलॉकडाउन स्टार्ट होगा फिर से डिमांड वापस रिकवर होगा। तो डाउन साइड में मुझे लगता है 800 का एक अच्छा बेस रहेगा, जबकि हायर साइड में दिसंबर तक हम 1250 तक का लेवल एज ऑफ नाउ देख पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। कॉपर में सर पहले 70 आएगा या 500 आएगा? पहले 70 मतलब ये क्या पूरा सवाल पूछे आप, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, चलिए आप ठीक तरीके से हालांकि ये पूछ नहीं पाए, लेकिन ठीक है। कॉपर में जानना चाहते हैं कि 500 का लेवल भी आएगा क्या, बताइए प्रियांक। प्रियांक, आपको आवाज आ रही है? हाँ मिल रही है। कॉपर पे उनका सवाल था, राइट? 500 का टारगेट दिखेगा कॉपर में? हाँ जी। देखिए, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मुझे दिखता है कि ये रैली ओवरडन दिखती है, और 490 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा इस काउंटर में। तो मुझे लगता है कि 490 के आसपास शॉर्ट जाना चाहिए। 495 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 480 475 फिर से हम रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है सूर्या गुप्ता का, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो, सुन रहा हूँ आपको, पूछें। सर 51,000 वो 55,000 चांदी में भाव कब तक देखने नहीं मिलेगा? एक महीने में 55,000 का चांदी का भाव मिलेगा सर? एक महीने में आप जानना चाहते हैं क्या 55,000 का लेवल दिखेगा? ठीक है, बताइए अजय जी, 55,000 का लेवल दिखेगा क्या? देखिए, हम 55 की जगह 58 देख रहे हैं, बट एक महीने में मुझे नहीं लग रहा। जुलाई में थोड़े कंसर्न्स है, मार्केट ओवरबॉट में भी जिस ढंग से इंटरनेशनल में भी हमने देखा $17 से $19.5 तक हमने एक अच्छा खासा रैली देख चुके हैं। तो $20 जब तक नहीं तोड़ता है, इतनी जल्दी 55 नहीं दिखेगा। तो आई थिंक इनको अगर अगस्त एंड या सितंबर तक देखें तो मुझे लगता है 55 भी तोड़ के 58 तक का लेवल भी हम सितंबर देख पाएंगे, बट जुलाई में थोड़ा सा डाउट लगता है। ओके, ठीक है, तो जुलाई में आपको थोड़ा डाउट लग रहा है। इस बीच सुधीर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए जैन साहब, पूछिए। हेलो, सुन रहा हूँ, पूछें। जी सर, अगस्त का आपने सर क्रूड बाय कर रखा है सर 29.59 में 2 लॉट। 29.59 में? जी ओके, ठीक है। अगस्त क्रूड में इनकी बाइंग है। प्रियांक जी, इनको क्या करना चाहिए? अभी बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से क्रूड ऑयल में कल हमने प्रेशर आता हुआ देखा है हायर लेवल से, मुझे लगता है कि ये दबाव कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 2850 2800 और लेवल्स तक। तो यहाँ पे अगर पुल बैक मिलती है तो मेरी सेल की स्ट्रैटेजी रहेगी। 2980 के आसपास आप सेल किया जा सकता है। 3080 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2850 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। उनकी बाई पोजीशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पुल बैक आती है यहाँ से तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। ट्रेंड डाउनसाइड की तरफ दिखता है। तो ट्रेंड अभी आप कह रहे हैं कि डाउनसाइड दिखता है, इस पर आप नजर रखें और उसके हिसाब से आपको ट्रेड अभी कंटिन्यू करना चाहिए। मेटल में कॉपर के अलावा अजय जी, निकल और जिंक, ये दो काउंटर आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपको कैसे दिखते हैं? मुझे लगता है कि जिस ढंग से हमने चिली के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आते हुए देखे, जो माइन कंसर्न था उसकी वजह से कॉपर, जिंक ये सब बढ़े हैं। बट निकल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट ने कल जिस ढंग से रिजेक्शन की है 1020 का लेवल, तो आई थिंक 1000 के नीचे काउंटर थोड़ा वीक है, बेच के चलना चाहिए। 980-82 तक के टारगेट मिल जाएंगे। वहीं कॉपर के अलावा जिंक भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि प्राइजेस अब 164-165 का सपोर्ट ले चुका है। अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 164 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी हम 170-172 तक का लेवल दिखे। बट ध्यान रखिए, कल जिस ढंग से हमने वैक्सीन की अपडेट आते हुए देखी और पूरे ही मार्केट में बड़ा फॉल देखा है, तो कोई भी बेस मेटल में, क्योंकि काफी बड़ी रैली देख चुके हैं, तो कोई भी बेस मेटल में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना कीजिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है आज शाम को 6 बजे यूएस के डेटा है। अगेन डेटा स्ट्रांग आने हैं। कल जैसे हमने शाम के सेशन में गोल्ड में गिरावट देखी, तो आज भी हमें लगता है 49,200-250 की रेंज में गोल्ड को बेचिए, 500 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में इमीडिएट टारगेट तो 48,800 तक का दिखाई देता है। आपकी कॉल प्रियांक जी। क्रूड ऑयल हमें सेल की रणनीति रहेगी 2980 2960 के जोन्स में। 3080 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2850 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है क्रूड में ही गिरावट का रुख है। कल जिस ढंग से ब्रेकआउट दिया है 3000 के नीचे का, तो आई थिंक 2960 पे भी बेच सकते हैं 3010-15 के स्टॉप लॉस से। नीचे में इमीडिएट टारगेट 2880, बट ओवरऑल लगता है 2820 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रियांक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।